हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है? जनरली हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज कर रही है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट मोशन में है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सेम है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। पर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम मिस कर देते हैं जिसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिस फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आप कार में बैठे हो और कार चल रही है तो आप कहोगे मोशन में है, कार रुकी हुई है तो आप कहोगे कार रेस्ट में है, क्योंकि आप अर्थ के फ्रेम से देख रहे हो। वहीं अगर आप मून से देखते हो तो कार अगर रुकी हुई भी है तो क्योंकि अर्थ हमारी मूव कर रही है तो हम तो मोशन में रहेंगे। तो इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट होता है डिसाइड करना कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। अब हम देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो ये हमारा x वर्सेस t ग्राफ है, x पोजीशन है, t टाइम है। तो जो हमारा पाथ है वो ऐसा पाथ फॉलो करता है। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट का मोशन का पाथ है, वो ओरिजिन से a की ओर गया, a से b गया, b से c गया। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हमारा OA प्लस AB प्लस BC, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, क्योंकि जो पाथ कवर किया वही टोटल डिस्टेंस हो जाती है। पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो डिस्प्लेसमेंट होती है D इज इक्वल टू x ऑफ फाइनल माइनस x ऑफ इनिशियल। ये भी O है, ये O पे एंड हुई और O से स्टार्ट भी हुई थी, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गई। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस है। टोटल डिस्टेंस अगर बॉडी मोशन में है तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। आप इनिशियली x इज इक्वल टू 2 से शुरू करते हैं और फिर x इज इक्वल टू 10 पे आते हैं। आपकी टोटल डिस्टेंस क्या हुई? 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? वो भी 8 हुई। लेकिन वही आप अगर वापस से x इज इक्वल टू 4 पे आते हो तो आपकी टोटल डिस्टेंस क्या हुई? यहाँ का 8 प्लस 4 12 मीटर, ये 2 सारे मीटर्स में है। डिस्टेंस इक्वल टू 8 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 8 मीटर्स। 8 मीटर इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, प्लस 4 मीटर इस डायरेक्शन में, तो 12 मीटर डिस्टेंस हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो xf माइनस xi इज इक्वल टू 4 माइनस 2 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। तो हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 मीटर ही है, लेकिन डिस्टेंस 12 मीटर हो गई। तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ती जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ के घट भी सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम देखते हैं स्पीड, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो स्पीड दो तरह की होती है, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हुई? डेल्टा S, डेल्टा स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा x, ये हमारा टोटल डिस्टेंस है, बाय डेल्टा t, मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ये हमारी हो गई एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गई? इंस्टेंटेनियस स्पीड लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो ये एक डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में आ गया dx बाई dt, मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको उस मोमेंट पे स्पीड देती है, जबकि एवरेज स्पीड आपको पूरे ड्यूरेशन की स्पीड देती है। जैसे आप कार से ट्रैवल कर रहे हो A पॉइंट से B पॉइंट के बीच में, तो आप बोलते हो कि हमारी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से है, तो हम 2 घंटे में 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लेंगे। लेकिन अगर आप किसी पार्टिकुलर टाइम पे देखोगे तो कभी आपकी स्पीड 80 की होगी, कभी आपकी स्पीड 100 की होगी, कभी 20 होगी, जाम आ गए तो 20 हो जाएगी, कभी 40 की होगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है एट दैट मोमेंट स्पीड क्या है, और एवरेज स्पीड होती है पूरी ड्यूरेशन में स्पीड क्या है। तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं है, बस मैग्नीट्यूड है। अब वेलोसिटी भी 2 टाइप की होती है, एवरेज
वर्सेस इंस्टेंटेनियस। जैसे स्पीड हमने पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एवरेज स्पीड होगा, उसी तरह एवरेज वेलोसिटी भी क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा टी हमारा टाइम है, चेंज इन टाइम। तो ये क्या होता है, S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1। ये बस इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल टाइम पे डिपेंड करता है, बीच का पाथ से हमें मतलब नहीं है। जैसे डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा था, डिस्प्लेसमेंट को पाथ से मतलब नहीं होता है, बस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है। वैसे ही एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी को इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है, बाकी हमें कौन सा पाथ से गए हैं इससे कोई मतलब नहीं होता। इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। उसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसे हम v कहते हैं, वो क्या होगी, जो हमारी एवरेज वेलोसिटी थी, लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू 0, तो हमारी हो गई ds बाई डी टी। तो आप डिस्प्लेसमेंट को कभी x लिखते हो, कभी s लिखते हो, तो यहाँ पे हम बहुत जगह x लिखा हुआ देखेंगे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt भी हो गया, या ds बाई dt, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। दिखा देना पड़ेगा कि आप किस सिंबल से क्या डिफाइन कर रहे हो। तो हमारी वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो अभी तक हमने क्या देखा, अगर डिस्प्लेसमेंट को x लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, xf माइनस xi। वेलोसिटी क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वेलोसिटी भी कहते हैं हम। तो जनरली हम जब कहेंगे वेलोसिटी क्या है, तो हमारा मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और जब स्पेसिफिकली लिखा हुआ रहेगा एवरेज वेलोसिटी, तब उसका मतलब एवरेज वेलोसिटी होता है। और v इज इक्वल टू क्या है, dx बाय dt। अब हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी किस रेट से टाइम के हिसाब से चेंज कर रही है। तो एक्सेलरेशन हो गई लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा v बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 इसलिए लिख रहे हैं कि हमें एकदम उस इंस्टेंट में चाहिए वेलोसिटी क्या है। चेंज इन टी जब 0 के क्लोज होगी तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, उसकी रेट ऑफ चेंज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। यहाँ पे डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होता, डेल्टा एस नहीं, सॉरी फॉर दैट। अब एक्सेलरेशन मतलब होता क्या है, अगर आपकी एक्सेलरेशन 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर है, आप 0 से स्टार्ट करते हो, इनिशियल वेलोसिटी vi 0 है, तो 1 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। दूसरे सेकेंड में आपकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तीसरे सेकेंड में आपकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। मतलब हर सेकेंड में आपकी वेलोसिटी 2 मीटर से इंक्रीज कर रही है, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। उसी तरह डी एक्सेलरेशन क्या हुआ, अगर एक्सेलरेशन मेरा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और वेलोसिटी इनिशियल मेरी 6 मीटर पर सेकेंड है, तो फर्स्ट सेकेंड में क्या होगी, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। दूसरे सेकेंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तीसरे सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और चौथे सेकेंड में वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो उल्टे डायरेक्शन में जाने लगेगी। अगर ये इस तरफ से स्टार्ट की थी तो डिसलेरेट करके बॉडी दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब होता है उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। अब हम ग्राफ से समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। पहला है हमारा xt ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। y डायरेक्शन में x है, x एक्सिस पे t है। अगर मेरा ग्राफ ऐसा है, x हमारा चेंज नहीं हो रहा है, t के पैरेलल में है, इसका मतलब वह हमारा बॉडी रेस्ट पे है, क्योंकि x की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है t के रेस्पेक्ट में, x तो फिक्स है यहाँ पे। उसी तरह
अगर हमारा ग्राफ ऐसा है तो x जो है यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है t के साथ, तो इसका स्लोप निकालेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। इसका स्लोप मतलब क्या हुआ, किसी पॉइंट पे स्लोप निकालने का मतलब क्या हुआ, y/x, ये थीटा है, तो इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो tan थीटा इक्वल टू डेल्टा y/Δx, ये हमें स्लोप देगा। ये हमें, तो यहाँ पे ये हो गई Δx/Δt इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो xt ग्राफ का स्लोप कहीं भी निकालेंगे, उसे डिफ्रेंशिएट कहीं भी करेंगे तो वो हमें वेलोसिटी देगी। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी है हमारा y एक्सिस पे और x एक्सिस पे है टाइम। सेम चीज़ इसमें भी, अगर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, वेलोसिटी फिक्स है, कांस्टेंट वेलोसिटी। वही अगर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है विथ सम एंगल, तो ये हमारा होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, सेम तरीका है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर देंगे, स्लोप निकाल देंगे, स्लोप इक्वल टू एक्सेलरेशन, क्योंकि dv/dt हमारा a होता है। वही अगर हमारा ग्राफ इस फॉर्म में है, जो कर्व के फॉर्म में है, तो इसका मतलब हुआ हमारा बॉडी का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 1 है, ऐसे एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। किसी पॉइंट पे आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो वहाँ पे स्लोप निकाल लीजिए, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये ग्राफ की एरिया अंडर द कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट देती है। ये इसलिए होता है, इंटीग्रेशन ऑफ v/dt हमें x देती है, तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, तो ये कर्व के अंदर की एरिया को निकालेंगे तो वो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट दे देगी। कोई भी दो पॉइंट के बीच में कर्व के अंदर के एरिया को निकालोगे तो उस बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। हमारा फाइनल ग्राफ AT ग्राफ, y एक्सिस पे a है एक्सेलरेशन, x एक्सिस पे टाइम है। अगर t एक्सिस के पैरेलल में है तो मतलब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और अगर इंक्लाइन लाइन है इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व से हमें वेलोसिटी मिलता है, क्योंकि a/dt इंटीग्रेशन करने पे v मिलता है। हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कैसे एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ को इंटरप्रेट करना है, कैसे उसके ग्राफ को का मतलब निकालना है, उन्हें डिकोड कैसे करना है बेसिकली, क्योंकि ग्राफ जो है सोल ऑफ काइनेमेटिक्स है। ग्राफ अगर आप समझ गए, ग्राफ बनाना सीख गए, तो आपको काइनेमेटिक्स आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में 3 गोल्डन इक्वेशन है, ये काइनेमेटिक्स के स्ट्रेट लाइन की बेस है। तो हम तीनों इक्वेशन को समझेंगे, वो डिराइव कैसे होती है, बस उसे याद नहीं करेंगे। फर्स्ट है, हमें पता था dv/dt इज इक्वल टू a, ये हमें पता है, तो इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं, dv इज इक्वल टू a dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, v ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू a dt क्या हो गई हमारी, a t इज इक्वल टू v माइनस u इज इक्वल टू a t, v इज इक्वल टू u प्लस a t। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी को लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे फिर से dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देते हैं, dx इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। इसे इंटीग्रेट कर दिए, x 0 to x इज इक्वल टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, तो हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, तो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x को हमने कहा था कभी कभी s लिख देते हैं, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन से हम डिराइव करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दोनों को स्क्वायर करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी
ये तीनों इक्वेशन में ए कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है। a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u80 u स्क्वायर 2a कॉमन ले लिया तो हाफ at स्क्वायर प्लस ut, ये तो हमारा s था तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। तो हमारा 3 गोल्डन इक्वेशन जो है, इन तीनों इक्वेशन को ध्यान में रखना है। आपकी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के सारे सवाल बन जाएंगे। इसके ग्राफ को समझना है, ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मोशन इन ए प्लेन, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब देखेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं पर्सनली आपके डाउट्स को अटेंड करूँगा।